नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले भूमि सीमा समझौता विधेयक के रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। इसके लिए सरकार को एक संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत थी। हालांकि कैबिनेट ने फरवरी के महीने में ही इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ अब यह मुश्किल लग रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल पर कोई बात आगे बढ़ पाएगी। ममता बनर्जी के अलावा असम और पश्चिम बंगाल से जुड़ी दूसरी पार्टियों को भी इस करार से समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। बीजेपी भी इस भूमि अदला बदली करार का ये कहते हुए विरोध कर रही है कि इससे देश की सीमागत अखंडता के साथ समझौता होगा। हम अगले 30 मिनट ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अहम है ये समझौता भारत और बांग्लादेश के लिए, और क्या किस तरह का असर पड़ सकता है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अगर वाकई आखिर में आकर अगर नहीं हो पाता है समझौता, जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। कम से कम इस सेशन में तो पास होने की उम्मीद नहीं लगती। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े बिल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यूपीए सरकार के दूसरे प्रयास को ममता ने विफल कर दिया है। ममता ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सरकार राज्यों की सहमति के बिना केंद्र सरकार इस बिल को लागू नहीं करवा सकती है। कैबिनेट ने फरवरी में भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े बिल के ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। बिल के तहत एक दूसरे के देश में पड़ने वाले गलियारों की अदला बदली होनी है। दोनों देशों की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के दोनों तरफ कुल 162 गलियारे हैं। भारत के कुल 111 गलियारे बांग्लादेश की सीमा में है, जबकि बांग्लादेश के 51 गलियारे भारतीय सीमा में है। इन्हीं गलियारों के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते के प्रोटोकॉल पर 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। जनवरी 2014 में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता के इस फैसले से भारत बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई अगर ये पैक्ट जो है ये अगर नहीं हो पाता है तो किस तरह का असर पड़ सकता है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर। कई बार हमने देखा है जो तीस्ता वाटर ट्रीटी थी उसके भी संकट में पड़ने के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर कहीं ना कहीं असर देखा गया। और जनवरी 2014 में बांग्लादेश में चुनाव भी है। ये माना जा रहा है कि शेख हसीना जिनके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, 2009 में खासकर उनके सत्ता में आने के बाद से रिश्ते बेहतर हुए हैं भारत और बांग्लादेश के। क्या अगर ये करार नहीं हो पाता है, जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर पड़ सकता है? और जो रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनलिज्म है, वो भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी पे जिस तरह से हावी होता नजर आ रहा है, उससे किस तरह के संकेत मिलते हैं? क्योंकि संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो केंद्र का ही हक है, उसका अधिकार है कि वो बनाए। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल नलिन कोहली हैं इस वक्त मेरे साथ, बीजेपी के नेता। नलिन, आपकी पार्टी भी विरोध कर रही है कि बांग्लादेश के साथ ये समझौता ना किया जाए। किस तरह से आप मुझे समझाएंगे कि अखंडता को किस तरह का खतरा है? इसका आपने थोड़ा गलत अर्थ ले लिया है, क्योंकि हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से सरकार को कई बार कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें जो राज्य सरकार है, उनको भी साथ रखना चाहिए। इस मसले को मैं थोड़ा सा समझता हूं, क्योंकि एक दो मीटिंग्स में मैं भी रहा हूं, और मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा कि जो ये बांग्लादेश के साथ लैंड स्वॉप या लैंड एग्रीमेंट की जो बात है, इसकी एक लंबा इतिहास है। अगर आप नोट करेंगे तो 1960 के दशक में मुख्यमंत्री थे अपने वेस्ट बंगाल के मुखर्जी साहब, कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने नेहरू अकॉर्ड को भी और कहा था गलत है, मतलब है, उन्होंने विरोध किया था। विषय क्या है? विषय 3-4 है यहां पे। पहली बात तो यह है कि जो अगर आज एजीपी इसका विरोध कर रहा है, तो असम वहां पर कांग्रेस की सरकार लगातार तीसरे टर्म है। असेंबली में एक स्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में वहां के होम मिनिस्टर ने कहा है कि आज कुछ जमीन असम की एडवर्स पोजीशन में है, बांग्लादेश के कब्जे में। तो यह प्रश्न जब उठता है, इस पर स्पष्टता नहीं है कि क्या यह एडवर्स पोजीशन की बात इस लैंड एग्रीमेंट में पूरी हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि असम में विरोध हो जाता है। बंगाल की अपनी कुछ बातें हैं, क्योंकि एक लंबा बॉर्डर है उनका। वहां के लोग, अगर स्थानीय लोग इसके पक्ष में होते, तो पिछले 40 साल से जो यह प्रयास हो रहा है भारत सरकार का, वो पूर्ति क्यों नहीं हुई? जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र में नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी थे। तो मैंने कहा यह एक लंबा इतिहास है, संवेदनशील है, सेंसिटिव मैटर है। देश हित में जो होना चाहता है, होना चाहिए,
उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियां और जो स्टेट पार्टियां सब मिलकर काम करेंगी। लेकिन नलिन कोहली, लेकिन यदि अगर सरकार की तरफ से जी नलिन कोहली, मैं ये कह रही हूँ कि भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं उससे जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जो सुरक्षा की चिंताएं हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से पिछले करीब करीब अगर 2009 के बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश ठीक तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करता आया है। आपको नहीं लगता कि इस ट्रीटी के ना होने से कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा और सीधे सीधे जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, सुरक्षा के सवाल हैं, वो हमें घेरेंगे? आरिफा जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जब ये सारे मसले होते हैं जहां पर संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात होती है, जहां लैंड की बात होती है, देखिए अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे, और मैं मानता हूं जब शौकत जी और अन्य वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे वो भी आपको इस बात को समझाएंगे कि इस लंबे इतिहास में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात, टोटल लैंड जो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है उसकी एग्जैक्ट अकाउंटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी डिटेलिंग आज तक पब्लिक एरिया में नहीं है। हम लोगों ने भी अपने मीटिंग में कई बातें उठाई थी जिसका लेना दे जो है, मतलब कहीं ये कैलकुलेशंस में कमियां तो नहीं है। दूसरी बात, जो फेंसिंग से जोड़ी जा रही है बात, फेंसिंग इसके अतिरिक्त भी चल सकती है, कई जगह हुई है। तीसरी बात है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के बाद जो जोड़ा जा रहा है, स्वाभाविक है कि यदि अग्रीमेंट्स हो तो दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन ये अग्रीमेंट्स जो है दोनों देशों के हित में भी होना चाहिए, कहीं एक तरफा तो हो नहीं चाहिए। अगर ये हमारे हितों में उतना ही होता है या जो कमियां कही जा रही है, तो तृणमूल कांग्रेस जो सरकार की सहयोगी लंबे समय के लिए थी, उनका विरोध क्यों? असम से क्यों विरोध? और मैंने अभी स्टार्ट क्वेश्चन पर भी आपको बताया। तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर चीज को बहुत तरीके से अगर करेंगे, पब्लिक डोमेन में हो, भारत के बांग्लादेश को नुकसान ना हो, भारत को नुकसान ना हो, दोनों देशों के लिए फायदा हो, तो क्यों रुकेगी बात? बिल्कुल जी हाँ। तो लेकिन जल्दबाजी में भी करके कोई बात जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जिसके लेकिन बाद में जाकर दिक्कतें आए, उससे क्या फायदा? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला भी काफी दिनों से अटका हुआ है और खासकर बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार है उनके पास तो बहुत वक्त नहीं है, लगभग 2-3 महीने का वक्त है, और चाहते हैं कि इससे पहले कम से कम अपनी जनता को शेख हसीना ये बता सकें कि उन्होंने इस तरह का कोई समझौता भारत के साथ किया है जिससे बांग्लादेश को फायदा हुआ है। मेरे साथ और भी कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हुसैन दलवाई हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही अमित बरुआ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हुसैन दलवाई साहब, ऐसा क्यों हुआ जो नलिन कोहली कह रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति है, जो जमीन की एग्जैक्ट अकाउंटिंग है, यानी कि कितना लिया जाना है, कितना दिया जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में, उसको आम जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया, जो तस्वीर साफ होती और विपक्ष के सामने भी आप जवाब ठीक से दे पाते? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो एक तो इसमें बड़े पैमाने पर पानी का सवाल है, फिर लैंड का सवाल है, फिर गाँवों का सवाल है, इसमें अदला बदल करनी पड़ेगी पॉपुलेशन की, ये सारे सवाल हैं। लेकिन बहुत दिनों से ये सवाल वैसा ही पड़ा हुआ है, और आपने शुरू में कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि एक्सट्रीमिज़म जो इस देश में, वहाँ से इन्फ्लक्स बड़े पैमाने पर लोग आते रहते हैं और यहाँ गड़बड़ी करते हैं, उसको रोकने का काम शेख हसीना जी ने किया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। वहाँ सरकार हमारी ऐसी चाहिए बांग्लादेश की जो हमसे रिश्ते अच्छे रखे। एक ध्यान में हम लोगों ने लेना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश है उनसे हम हर दिन झगड़ते रहेंगे तो हम ही कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये कहाँ न कहाँ ये बॉर्डर का इशू जो है वो समाप्त करना। लेकिन हुसैन साहब, लेकिन नलिन कोहली की बात तो ठीक है कि जो भी हम समझौता कर रहे हैं उसमें दोनों देशों का भला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक समझौते के बदले में हम काफी रिस्क ले लें, कुछ ऐसे खतरे मोल ले लें जो बाद में भारत को जिसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़े, जैसे माइग्रेशन का मुद्दा है। अगर असम की हम बात करें तो जो इलीगल माइग्रेशन है, वो उनका जो डर है वो गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। माइग्रेशन हो सकता है ना, क्योंकि ये देश इतने नज़दीक हैं और बांग्लादेश की पॉपुलेशन इतने बड़े पैमाने पर, गुर्बत है वहाँ, तो माइग्रेशन होगा ही नहीं ऐसा बोल के नहीं चलेगा। इसलिए बॉर्डर ठीक ढंग से तैयार करना और वहाँ क्या करना, वो सिक्योरिटी किस तरह की रखना, ये भी सवाल हमारे सामने है। लेकिन एक बात ऐसी है कि 1903 में जो एग्रीमेंट हुआ पानी के बारे में, टिस्टा के वाटर के बारे में,
वो वहीं छोड़ के नहीं चलेगा, आगे जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से बीजेपी का भी जो ख्यालात है, मैंने उनको जो अभी सुना, उसका मतलब ये है कि कहाँ ना कहाँ बांग्लादेश से समझौता करना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, आसाम होने दो या बंगाल का गवर्नमेंट होने दो, उनसे बात करके उनको भी एक पार्टी बना के कैसा समझौता करना तब बात होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन हुसैन साहब, कई और बड़े सवाल भी उठ रहे हैं जो जिनका इशारा आपकी तरफ भी है कि क्या वाकई जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो राज्य हैं, क्या वो अब विदेश नीति में उनकी भी राय लेनी पड़ेगी? जैसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है कि अब तक जो है विदेश नीति केंद्र का ही जिम्मा था, लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमित बरुआ, ये बताइए कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं कि आप चूंकि पत्रकार हैं और आपका पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, तो नफा नुकसान जो है वो आप हमें समझाएं, इस पूरी डील में किस तरह से होगा? जी देखिए आरफा, ये 6.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बात है और ये 1974 में ये एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और इतने हद तक बांग्लादेश गई है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री आके ऑपोजिशन के कई नेताओं से भी मिले हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये 6.5 किलोमीटर और उसमें जो भी इलाका है वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं है। और जो भी मैंने पढ़ा है और देखा है उसमें हिंदुस्तान का इसमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये 74 से बात चल रही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और जिस तरह से असम गण परिषद और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो नेशनल कंसेंसस है विदेश नीति को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठती है। और मुझे लगता है कि तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो जो भी मुआहदे, जो भी एग्रीमेंट्स हमारी हुई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो हो सकता है हम कई चीजों पे राजनीति खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, आखिरकार पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीति उसका अभिन्न अंग है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिटी ऑफ पर्पस दिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग ऐसा लगेगा कि बाकी दुनिया में कि अगर जो भी हम एग्रीमेंट्स करते हैं उसको अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे हमारी नीतियों पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और खासकर हमें जबकि खुद प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करके आ चुके हैं। जी बिल्कुल। और इसका मतलब कि इसमें कोई बहुत बड़ी, ये ऐसा नहीं है कि चीन के साथ कोई बहुत बड़ा बॉर्डर सेटलमेंट होने वाला है और उसकी वजह से कोई सेल आउट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ भी कुछ कमजोरी है कि जिस तरह से आज भी दोबारा बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो या तो सरकार मानती है कि उनके पास नंबर्स नहीं है और वो राज्यसभा में पास नहीं होगा, इसीलिए वो कुछ कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा संकेत हम देते हैं एज ए नेशन, नॉट ओनली टू नेबर्स बट अन्य देशों को, स्वागत रॉय इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अमित मेरे साथ स्वागत रॉय इस वक्त मौजूद है, पूर्व राज्य मंत्री हैं शहरी विकास। नलिन आपके पास आती हूँ, बस एक सेकंड में आपके पास आती हूँ। फिलहाल मैं उनको बहस में शामिल करना चाहती हूँ, स्वागत रॉय को। ये बताइए, अमित बरुआ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि पूरी अगर तस्वीर को वो देख रहे हैं, उन्हें नफा नुकसान भी वो जोड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का कहीं भी उन्हें नुकसान नजर नहीं आता। आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ जो है राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं भारत की जो एक यूनाइटेड पिक्चर है उसको भी पेश होने में एक तरह की रुकावट नजर आ रही है? नहीं, अमित बरुआ का समझ ठीक नहीं है। इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। सलमान खुर्शीद आज से 7-8 महीना पहले हमारे पार्टी को भी चिट्ठी लिखा कि ऐसे वो लोग एनक्लेव एक्सचेंज करने चाहते हैं। ये जो बात है, ये एनक्लेव्स का बात है, दैट इज इंडियन टेरिटरी इनसाइड बांग्लादेश और बांग्लादेश टेरिटरी इनसाइड इंडिया। अभी जो सेटलमेंट का बात चल रहा है उसमें पश्चिम बंगाल भी है, असम भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में ये एग्रीमेंट बिल फॉर्म में लाने के पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब को हमारा मुख्यमंत्री के साथ बात करना चाहिए था। उन्होंने बात नहीं किया। क्या हुआ, राज्यसभा में हमारे लोग जब इसको विरोध किया तो उनको पूछा फॉरेन मिनिस्टर कि आप लोग क्या चाहते हैं जी। तो उन्होंने बोला कि आपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए। मुख्यमंत्री जी से सलमान खुर्शीद बात किया और ममता बनर्जी उनको बताया कि हमारे पार्टी के जो
लीडर्स है राज्यसभा और लोकसभा में, जी उनके साथ आप बैठ के बातचीत कीजिए, ये हल हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है जी उसमें असम का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बंगाल का कम इन्वॉल्वमेंट तो है। यानी अगर सौगत जो रॉय, वो कह रहे थे आपको मैं बीच में रोक वो रही हूँ। ठीक सौगत है, रॉय, प्लीज सुनिए ना। सौगत रॉय, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ये बताइए कि क्या इस मुद्दे पर क्या आपको सिर्फ ये परेशानी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्यों नहीं बात हुई? पिछली बार जो तीस्ता रिवर का मुद्दा था उसमें भी इस तरह की बात हुई। कहीं ना कहीं सवाल जो उठ रहा है वो भारत की जो एक यूनाइटेड पिक्चर जिसे नहीं, कहा नहीं, जाता है। आप ये समझने का नहीं, आपका जो सवाल है जी वो गलत भावना पर बेस्ड है। तीस्ता पर क्या प्रॉब्लम था? तीस्ता पर प्रॉब्लम था कि तीस्ता पर हम लोग बंगाल में एक बैरेज बनाया जिससे पूरा 5 डिस्ट्रिक्ट उत्तर बंगाल को सिंचाई की पानी मिलना है, इरिगेशन का पानी मिलना है। तो आप एक एग्रीमेंट फाइनल करेंगे जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर इलाका को जरूरत जैसा पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग मान लेंगे। आप अगर ऐसा बॉर्डर एग्रीमेंट करेंगे जिससे हमारा जमीन का ज्यादा नुकसान होगा, और ये तो केवल जमीन एक्सचेंज नहीं, जनता वहां जो रहते हैं उनको सुविधा असुविधा देखना। जी, आपकी बात तो समझ ये में आ गई है। बात सौगत जी, मैं डिटेल ब्रेक में के बाद बात आपके नहीं पास फिर करके आऊंगी। कैसे आप बिल समय ला थोड़ा सा सकते कम है, हैं? एक टीवी कार्यक्रम में समय की जरूर सीमा होती है और समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। हुसैन दलवाई साहब, आपको एक मौका देना चाहती हूँ, उसके बाद ब्रेक लूंगी मैं। आप ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से सौगत रॉय कह रहे हैं कि जब जेन्युइन हमारे कंसर्न है, हमारी चिंताएं हैं, और विधानसभाओं में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री और दूसरे एमएलए भी चुनकर जाते हैं, उनकी भी एक जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार के एक फैसले से अगर एक राज्य पर असर पड़ रहा है, कई जिलों पर असर पड़ रहा है, तो इसमें तो बोलने की बात है ना किसी भी क्षेत्रीय दल की। नहीं है ना, नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ऐसा है कि फॉरेन पॉलिसी ये अलग बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो हैंडल करती है। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो 2 राज्य हैं, और 2 राज्य के उन्होंने कहा वो ठीक है कि खाली ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ रहने वाले लोग हैं जी। तो ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन भी होने वाली है। तो उसमें से थोड़ी सी ठीक ढंग से बात करके ये हल निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। सलमान जी वो ममता बनर्जी को मिले, वो उनके पार्टी के नेताओं के से भी बात कर रहे हैं, वैसे असम के लोगों से भी बात हो रही है, उनकी बीजेपी के लोगों को, मेन अपोजिशन पार्टी से भी बात हो रही है। हल निकालने के लिए सब लोगों से बात करके ये हल निकलना चाहिए। ये तो सब मानते हैं कि कहाँ न कहाँ बांग्लादेश से हमारे संबंध जो सुधरे हैं वो अधिक सुधरे और रिलेशंस अच्छे हो। आगे जाके कई बातें सिक्योरिटी के बारे में आपने जो कहा वो उसमें बांग्लादेश एक हमारे लिए फायदेमंद होता है, दोनों देश के लिए जरूरी है। बिल्कुल, नलिन जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं बहुत जल्दी से कहना चाहूंगा कि थोड़ी समझ के लिए जान लीजिए, इस प्रॉब्लम की नींव जो है या शुरुआत नेहरू नून पैक्ट से है। एक 1966-67 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। सन 66 से आज तक इसीलिए नहीं हो पाया जब कांग्रेस की सरकार भी स्टेट में थी पश्चिम बंगाल में, और केंद्र में नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी, क्योंकि वहां के लोगों के, स्थानीय लोगों के कई प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं मिला आज तक। आप जो लोग रह रहे हैं वहां, उनको अगर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, तो फिर कैसे सोल्यूशन निकल सकता है? सोल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए जिससे और प्रॉब्लम्स नहीं आए। और ये एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न जो जुड़ा है वो है एडवर्स पोजेशन। जैसे मैंने बताया कि एक स्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में खुद असम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वीकारा है कि कई 100 एकड़ उनके एडवर्स पोजेशन में है। क्या इसको अग्रीमेंट में लिया गया है? तीसरा पॉइंट, जैसे हुसैन साहब ने भी सही कहा, देखिए मंशा सबकी पॉजिटिव है देश हित के प्रति। किसी की मंशा, चाहे क्षेत्रीय दल हो, ऑपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, राष्ट्रीय हित में अच्छे हमारे रिलेशनशिप हो, सब चाहते हैं। लेकिन कुछ भी करे, क्यों नहीं हुआ? कुछ कमियां होंगी, वो कमियां पूरी हो जाए, चर्चा सब आपने कहा है कि मंशा सबकी अच्छी है। समय मेरे पास कम है, फिलहाल बिल्कुल एक ब्रेक का वक्त हो गया है। उसके बाद एक बुनियादी और बड़ा मुद्दा उठाऊंगी कि क्या वाकई ये वक्त आ गया है, क्योंकि खुद राज्य सरकारें भी जवाबदेह होती हैं, और क्या वाकई एक लोकतंत्र में इस बात की जगह होनी चाहिए कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आ रही है, जहां पर क्षेत्रीय दलों को भी शामिल किया जाए विदेश नीति को बनाते वक्त या विदेश नीति पर कोई बड़ा फैसला लेते वक्त, क्या ये वक्त आ गया है? ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देश शांतर। अमित बरुआ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि क्या वाकई जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि पिछले दिनों में शेख हसीना सरकार को इस बात की कहीं ना कहीं चिंता थी कि शायद ये बात अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके, ये जिस पैक्ट की हम जिक्र कर रहे हैं, और अनूप चेटिया को उन्होंने उल्फा लीडर का जो उनकी बात हो रही थी उनको डिपोर्ट करने की, वो उन्होंने कहीं ना कहीं रोक लिया है। आपको लगता है कि संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। जी अमित, मैं आपसे कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश सरकार है उसको भी ये संकेत मिलने शुरू हो गए, उसने या फिर संकेत देना शुरू कर दिया है। कुछ ऑडियो आ रहा है भाई, उनको बोले कुछ ऑडियो बीच में आ रहा है, कांट हियर। जी अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी अमित बरुआ, मैं कह रही थी कि क्या बांग्लादेश सरकार जो है वो एक तरह से संकेत उसने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब ये पैक्ट भारत में जो अंदरूनी राजनीति है उसके तहत अभी मंजिल तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा है, और अनूप चेटिया का जो डिपोर्टेशन होना था उसको रोककर एक संकेत के तौर पर बांग्लादेश सरकार ने बता दिया है। जी देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते काफी सालों से ठीक नहीं थे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो तमाम कदम उन्होंने उठाए हैं और जिस तरह से अरविंद राजखुआ को लेके और बाकी लोगों की तरफ से उनकी पहल हुई है, तो मुझे लगता है कि अच्छे कोऑपरेटिव रिलेशंस बनाने की बहुत अधिक ज़रूरत है। लेकिन एक मैं और चीज़ पे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत सही सवाल उठाया कि रीजनल पार्टीज का रोल फॉरेन पॉलिसी में क्या होना चाहिए। हमने देखा है जहां तक श्रीलंका का सवाल है तो डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टीज का दखल हर वक्त रहा है, लेकिन कई बार वो इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स के लिए रिश्तों को एक तरह से स्टेक पे डाल देते हैं। श्रीलंका के साथ भी हमने ये देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि जो रीजनल पार्टीज हैं हमारी, वो नेशनल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो नेशनल इंटरेस्ट को परे करने के लिए एकदम तैयार हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इस पर कॉन्सल्टेशंस ठीक से नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी चूक है इसमें। लेकिन सिग्नेचर करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद इससे पीछे हटना मुझे नहीं लगता नहीं लगता कि किसी ये ठीक होगा। बड़े देश स्वागत रॉय, मैं आपसे संक्षेप में जवाब चाहती हूँ। अमित बरुआ कह रहे हैं कि ये वक्त तो आ गया है जरूर कि क्षेत्रीय दलों का एक रिप्रेजेंटेशन या उनकी बात दिमाग में रखनी चाहिए या उनकी राय लेनी चाहिए विदेश नीति बनाते वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जो है वो फौरी राजनीतिक फायदे के लिए, इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो एक बड़ा मकसद है, विदेश नीति का मकसद है, उसको कहीं ना कहीं नहीं नजर में लाते हैं, कंसीडर नहीं करते। नहीं, ये कहा जाता है कि बेस्ट फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजेंट्स एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। अल्टीमेटली हमारे मुल्क को अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे एक एग्रीमेंट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के नाम पे, जैसे एक प्रांत को नुकसान होता, और हमारे एक्सपीरियंस से हम देखे हैं 96 में देवेगौड़ा के समय गंगा पानी का बंटवारा का जो एग्रीमेंट हुआ उससे बंगाल को नुकसान हुआ। कलकत्ता पोर्ट के लिए हमारे जरूरत जैसा पानी नहीं मिला। तो एक स्टेट क्या करेगा, इसका रीजनल पार्टी का क्या सवाल है? एक स्टेट गवर्नमेंट को देखना है कि अपने प्रांत के लोगों को स्वास्थ्य रक्षा किया जाता है कि नहीं जी। तो इस पे बारे में हमें कन्विंस करना चाहिए। तीस्ता के बारे में तो हम कन्विंस नहीं है बिल्कुल। और ये एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, मैं जैसा बोला, बंगाल में उतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन इसको लेकर तो कोई हमसे बात करेगा। मैं चाहती थी कि आप मामले की डिटेल में जाएं स्वागत रॉय जी, लेकिन माफी चाहती हूँ, समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आखिरी कमेंट दोनों पार्टी से लेना चाहती हूँ मैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। हुसैन साहब और नलिन, दोनों ये बताइए कि क्या वाकई आप ये मानते हैं कि समय आ गया है जब क्षेत्रीय दलों को भी कंसल्ट किया जाए विदेश नीति के बड़े फैसले लेते वक्त? हुसैन साहब एक लाइन में। नहीं, जहाँ तक ये सवाल ऐसा आता है कि बॉर्डर पे जो स्टेट है उनके बारे में अगर डिसीजन लेना है तो उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर दूसरी तरह जब रिलेशन, जैसे कि अमेरिका और हमारा रिलेशंस क्या होगा या पाकिस्तान का बॉर्डर छोड़ के रिलेशन क्या होगा, इसके ऊपर बारे में कोई पार्टी को कंसल्ट करना जरूरी है। सरकार ने ये डिसीजन लेने हैं। नलिन आखिरी बात। हुसैन साहब जी, नलिन आखिरी बात। दो बातें यहां फटाफट। एक जो हुसैन साहब ने कहा वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस जहां पर लोकल पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट होता है बहुत जरूरी है, जैसे लैंड केस में हो गया है। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट,
उसमें सारी पार्टीज एक हो जाती हैं। आज डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट रियलिटी है, और जितनी पार्टियां चाहे छोटी हो या बड़ी, 1 मेंबर या 150 मेंबर, जब राष्ट्रीय हित की बात पे है सब बैठते हैं तो बात हमेशा राष्ट्र के हित की होती है, कोई राष्ट्र के हित के अगेंस्ट नहीं जाता। लेकिन उन्होंने बात, कोई चीजें डिटेल्स की बात कई बार नहीं हो पाती, लेकिन जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया वो भी एक उचित एग्जाम्पल है। जी नलिन, तो हमें इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा। नलिन, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूँ आपको रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन हुसैन दलवाई साहब, अमित बरुआ और साथी सौगत रॉय। तो इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण बात एक ये उठी है कि अगर विदेश नीति में, जिसको अब तक ये माना गया था कि अधिकार है केंद्र सरकार का ही, संविधान भी यही कहता है, लेकिन एक अच्छी बात ये उठी है, दोनों बड़ी जो राजनीतिक दल हैं उनके सिरे से ये बात सामने आई है कि अगर जो सीमा पर जुड़े मुद्दे हैं, यानी कि जिनसे सीधे सीधे राज्य सरकार है और सीधे वहां की जो आबादी है, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो ये महत्वपूर्ण है कि उनकी भी राय ली जाए, क्षेत्रीय दलों की भी राय ली जाए, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री खुद सिग्नेचर करके आ चुके हैं तो देश में एक कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड पिक्चर जरूर नजर आनी चाहिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश के समझौते के ऊपर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।